Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel COMMTUTS. This is tutorial number 18 of income tax, and in this tutorial you are going to understand the concept of scope of total income or incidence of tax, one of the most important topic of this chapter जो आपने बिल्कुल भी skip नहीं करके जाना है, जो पेपर में हमेशा और हमेशा आता ही आता है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है. देखो, सबसे पहले हम जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ असेसीज हैं, जैसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, इन सब का हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं. फाइन, ये रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन किया जाता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सीखा था और समझा भी था. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसिस का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करते हैं. ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमिन किया जाता है? बेसिकली ये देखने के लिए कि वो पर्सन जो है या वो जो असेसी है उसकी कौन सी वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. फाइन, रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसलिए तो डिटरमिन करते हैं ये देखने के लिए कि उस पर्सन की या उस असेसी की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट है, यानी कि नॉन टैक्सेबल है. क्लियर? अब हमने पढ़ा था कि जो असेसी होते हैं वो इंडिया में भी अर्न करते हैं, इंडिया से बाहर भी अर्न करते हैं और दोनों प्लेसेस पे भी अर्न कर सकते हैं. डिपेंड है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. ठीक है, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेसिकली हमें ये बताता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों सेम ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार पेपर में आपको डायरेक्टली आ जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या कई बार आपको आता है व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही है. ओके, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में अब हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे असेसी है उनकी कौन सी सोर्स से इनकम आ रही है और कौन सी वाली इनकम उनकी इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी वाली इनकम उनकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम डिटरमिन कर लेते हैं फिर हमें ये पता लग जाता है कि वो पर्सन इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है. ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे फिर हम उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखते हैं. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स ये चेक किया जाता है कि उस पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम इंडिया में नॉन टैक्सेबल होगी. क्लियर? इतना समझ में आया? जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ असेसेस समझा था तो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे या तो रेजिडेंट होते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट. क्लियर? और अगर ये रेजिडेंट है तो हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी. क्लियर? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या होता है कि या तो वो रेजिडेंट होते हैं या वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, और अगर वो रेजिडेंट हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. क्लियर? और इसके अलावा जितने भी हमारे असेसीज हैं, जैसे कि कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म्स है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्संस है, इनके केस में सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती हैं, आइदर वो रेजिडेंट होंगे या फिर वो नॉन रेजिडेंट होंगे. ठीक है, तो इसलिए जो हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिटरमिन करते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही देखते हैं. कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्संस, इनके केस में स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके केस में ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. वो या तो सिर्फ रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे. ठीक है, अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं दैट मीन्स वो रेजिडेंट है, अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे दैट मीन्स वो नॉन रेजिडेंट है. तो वहां पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. ये सिर्फ दो असेसीज हैं जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिनके केस में ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट होता है. तो बेसिकली जो हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम है उसका जो मेन फोकस है बेसिकली वो किसके ऊपर होता है, इन दोनों असेसेस के ऊपर. फाइन, अब हम ये समझते हैं
कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है. ठीक है, वी ऑल नो that individual is categorized into two categories. One is resident and second one is non-resident. Okay, and if an individual satisfies any one of the basic condition, यानी दो conditions में से उसे कोई भी एक basic condition fulfill करनी होती है resident के लिए. Okay, तो अगर वो रेजिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. ठीक है, अब इनके केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैसे डिटर्मिन किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले हम इसे समझते हैं फिर हम टेबल पर आएंगे. देखो, नंबर 1 जो है हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अगर कोई भी पर्सन या कोई भी असेसी अगर उसकी इनकम इंडियन इनकम है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको ये वाला चार्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर जो आगे मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई भी असेसी उसकी इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब क्या है कि या तो उसने इनकम अर्न भी इंडिया में करी है और उसको ये वाली इनकम रिसीव भी इंडिया में हो रही है. इंडियन इनकम का मतलब क्या है कि उस असेसी की इनकम अर्न भी इंडिया में ही हो रही है, रिसीव भी इंडिया में ही हो रही है. तो इस केस में वो पर्सन का जो टैक्सेबल है वो किस में होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में. अगर इंडियन इनकम है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी टैक्सेबल होगी, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी. अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, टैक्सेबिलिटी हम तब देखते हैं अगर एक पर्सन की जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है. ठीक है, अब वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में या फिर नॉन रेजिडेंट में, ये हमें पता लगता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स से. क्लियर. तो अगर उस असेसी की इंडियन इनकम है, दैट मीन्स वो इंडिया में ही अर्न हो रही है और इंडिया में ही रिसीव हो रही है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी टैक्सेबल होगी और वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी. क्लियर. सेकंड, अगर उस पर्सन की जो इनकम है वो फॉरेन इनकम है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी. ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए हैं. ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में अगर असेसी की इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब है कि वो इंडिया में ही अर्न हो रही है और इंडिया में ही रिसीव हो रही है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी. और फॉरेन इनकम अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी. क्लियर. उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आते हैं. नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में अगर इंडियन इनकम है तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा. ठीक है, अभी बताया था इंडियन इनकम है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा. और अगर उस असेसी की फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कब टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तब टैक्सेबल होगी जब उनके बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा होगा, यानी कंप्लीट सेटअप इंडिया में होगा, तब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा. ये बिल्कुल बेसिक और बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी वे से आपको समझा रही हूँ ताकि वो जो टेबल वाला फॉर्मेट है ना वो आपको समझना और वो रिटेन होना इजी हो जाए. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस टेबल को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको फिर एक रट्टा ही मारना पड़ेगा और फिर वो रट्टा सिर्फ 1-2 दिन तक ही चलता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेसिकली कि क्यों यहाँ पर टैक्सेबल है, यहाँ पर टैक्सेबल क्यों नहीं है, तो आपको चाहे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाए, आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, एक बार अभी तक जितना मैंने बताया मैं उसको दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपका कहीं पे भी डाउट ना रहे. देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो इंडिविजुअल है या तो वो रेजिडेंट होता है या वो नॉन रेजिडेंट होता है. अगर वो रेजिडेंट है तो या वो ऑर्डिनरी होगा या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी होगा. तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देख रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम. रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि उस असेसी की कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. फाइन. तो पहला था ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में अगर उस असेसी की इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम मीन्स कि वो अर्न भी इंडिया में हो रही है, वो रिसीव भी इंडिया में हो रही है. अगर इंडियन इनकम है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी, यानी यहाँ पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. सेकेंड है फॉरेन इनकम. अगर उस असेसी की जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है प्रीवियस ईयर में, तो फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी.
क्लियर। उसके बाद सेकंड है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडियन इनकम है तो नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी में तब टैक्सेबल होगी जब उनका बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा होगा, इंडिया से हो रहा होगा, तब वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। क्लियर। देन थर्ड आता है नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट के केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या रहता है, अगर आपकी इंडियन इनकम है, ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम है, तो वो टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, दैट मीन्स तब वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम का मतलब क्या है कि वो अर्न भी फॉरेन में हुई है और वो आपको रिसीव भी फॉरेन में ही हुई है, तो इंडिया से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि फिर फॉरेन इनकम का टैक्स आप अपनी कंट्री में खुद पे करेंगे। फाइन, ये आपको समझ में आ गया। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल है। नॉट ऑर्डिनरी के केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम कब टैक्सेबल होगी, जब बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा होगा। और नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल है, लेकिन अगर फॉरेन इनकम है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है, वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगी। हम इसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको ध्यान रखने की, कंफ्यूज मत हो जाना। फाइन, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसे टेबल की फॉर्म में समझेंगे। ये जो मैं सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगी ना, आपने इसको यहाँ से लिंक करके और समझकर पढ़ना है, ताकि कंपैरिजन में और रिलेट करके आपको इजीली क्लियर हो जाए। और मेक श्योर कि आप ये वाला जो डायग्राम है जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ये अपने नोटबुक्स में जरूर बना लेना, ताकि जब आप इसे पढ़ो एग्जाम के लिए तो आपको लर्न होना ईजी रहे। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा देर तक लर्न भी रहता है और समझ में भी आता है। लेकिन जब आप सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाते हो, रट्टा मार लेते हो कि सिर्फ हमें मार्क्स लेने हैं, तो वो सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित रहता है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सो मेक श्योर आपको हर एक पॉइंट, हर एक लाइन और हर एक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का क्लियर होना मैंडेटरी है। क्लियर। टेबल पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको क्वेश्चन आता ही आता है 15 मार्क्स में, तो ये आपने बनाकर आना है। फर्स्ट इनकम है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपको इनकम रिसीव कहाँ पर हो रही है, इंडिया में, और वो एक्रू और अराइज, एक्रू और अराइज का मतलब क्या है कि वो जनरेट कहाँ पर हो रही है, वो इंडिया में भी हो सकती है और वो इंडिया के बाहर भी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम कब है कि या तो वो इंडिया में अर्न हो रही है या फिर वो रिसीव हो रही है, दोनों में से कोई एक भी इंडिया में हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है। क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी में भी अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है ना कि इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के केस में भी ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल है। क्लियर, आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो जल्दी से याद भी हो जाएगा और समझ पे आएगा। ये जो मैंने यहाँ पर यस यस लिखा है, यस यस का मतलब है कि इस वाले केस में यहाँ पर इनकम टैक्सेबल है, जहां पर नो आएगा वहां पर मीन्स वो एग्जाम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है। क्लियर। सेकेंड है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है रिसीव्ड और एक है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब इसे समझो, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि आपको वो मनी रिसीव हो गई है, आपको वो इनकम रिसीव हो गई। डीम्ड टू बी रिसीव का मतलब क्या कि अभी आपको वो रिसीव नहीं हुई है बट वो आपको रिसीव होने वाली है। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस है। रिसीव्ड मीन्स पैसा आपकी जेब में आ गया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड मीन्स अभी आया नहीं है बट वो एक दिन में आपको रिसीव हो जाएगा। क्लियर। तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव कहाँ पर होने वाली है, इंडिया में ही, और वो एक्रू और अराइज इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है। तो अगेन तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है। क्लियर। देन थर्ड आता है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पहले दो पॉइंट किसके थे, रिसीव के, कि पहले आपने रिसीव इंडिया में करा और एक्रू और अराइज वो इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी हो सकता है। अब जो थर्ड और फोर्थ है वो किसका है, एक्रू और अराइज का। एक्रू और अराइज की आपने इनकम अर्न इंडिया में करी है,
चाहे वो आपको रिसीव इंडिया में हो रही है या वो इंडिया से बाहर हो रही है। तो इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है। उसके बाद फोर्थ है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर इंडिया में आपको रिसीव हो रही है इंडिया से बाहर तो है, तो वो इंडियन इनकम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी इंडियन इनकम मीन्स चाहे तो वो इंडिया में अर्न हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है, दोनों में से एक भी अगर वो इंडिया में हो रहा है तो वो इंडियन इनकम है, ठीक है। और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होता है, क्लियर। तो यहाँ पर भी जो फोर्थ पॉइंट है इस केस में भी वो ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, क्लियर। ये फर्स्ट 4 पॉइंट क्लियर होगी, बिल्कुल सिंपल से। नंबर 1 क्या है, इनकम आपकी इंडिया में ही रिसीव हो रही है, वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तीनों केसेस में टैक्सेबल है। सेकंड डीम टू रिसीव है, तीनों केसेस में टैक्सेबल है। थर्ड एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तीनों केसेस में टैक्सेबल है। और फोर्थ डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो ये भी तीनों केसेस में टैक्सेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब इसे ध्यान से समझना आप कि इनकम रिसीव, एक्रू और अराइज कहाँ पर हो रही है, इंडिया से बाहर। इसके जो बिजनेस और प्रोफेशन का जो कंट्रोल और सेटअप है वो कहाँ पर है, इंडिया में। तो पहली बात तो ये कि कौन सी इनकम हो गई, फॉरेन इनकम, क्योंकि रिसीव कहाँ पर हो रही है, इंडिया से बाहर। एक्रू और अराइज कहाँ से हो रही है, इंडिया से बाहर, मतलब आपने अर्न भी इंडिया से बाहर करी है, रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर ही हो रही है, लेकिन इनके बिजनेस और प्रोफेशन का जो कंट्रोल और सेटअप है वो कहाँ पर है, इंडिया में। तो फॉरेन इनकम है तो नॉन रेजिडेंट में तो टैक्सेबल नहीं होगी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट, क्योंकि फॉरेन इनकम है। लेकिन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगी, रीजन बिहाइंड कि इनका जो कंट्रोल और सेटअप है वो कहाँ पर है, इंडिया में। अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था ना कि नॉट ऑर्डिनरी के केस में अगर फॉरेन इनकम है वो तब टैक्सेबल होगी जब बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा होगा, इंडिया से हो रहा होगा। लेकिन अगर अर्न और रिसीव फॉरेन में हो रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में वो टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट में एग्जम्प्ट है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसी इनकम है जो आपने रिसीव और अक्रू और अराइज आपको इंडिया के बाहर हो रही है, एक ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से जिनका कंट्रोल और सेटअप कहाँ है, इंडिया के बाहर है। अगर कोई भी इनकम आपको इंडिया से बाहर रिसीव हो रही है और वो इनकम इंडिया के बाहर ही अराइज हो रही है, दैट मीन्स ये फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में तो एग्जाम्प्ट होते हैं क्योंकि अर्न और रिसीव दोनों इंडिया से बाहर हो रही है, तो पहले तो यहाँ पर नो आ जाएगा, क्लियर। फिर क्या बोला है, फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप आउटसाइड इंडिया। अब अगर तो इनसाइड इंडिया होता फिर तो नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होता, बट क्योंकि इनका कंट्रोल और सेटअप इंडिया से बाहर है तो ये नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोई भी इनकम जो फॉरेन इनकम होगी और अगर ये फॉरेन इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही होगी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो इस केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट में वो टैक्सेबल होगा और नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के केस में एग्जम्प्ट होगी, क्लियर। मैंने ना यहाँ पर ये इसीलिए पार्ट्स में बनाए हैं ताकि आपको लिंक करके ना समझ में आता है। जैसे ये 4 पॉइंट्स आपस में लिंक थे कि रिसीव्ड, डीम टू रिसीव, फिर एक्रू और अराइज और फिर डीम टू एक्रू और अराइज, ठीक है। ऐसे ये वाले जो 5th और 6th वाले पॉइंट है ये दोनों आपस में लिंक है। पहला वाला कौन सा है कि बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, दूसरा कौन सा है बिजनेस का कंट्रोल जो इंडिया से बाहर हो रहा है, ताकि आपको कंपैरिजन के थ्रू समझना बहुत ईजी हो जाए, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यानी बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा जितने भी सारे सोर्सेज हैं अगर वहां से कोई भी इनकम अर्न कर रही है, ठीक है। तो इनकम रिसीव, एक्रू और अराइज कहाँ हो रही है, इंडिया से बाहर, तो फॉरेन इनकम है,
नॉन रेजिडेंट में एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये नॉन टैक्सेबल है इंडिया में। नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी नॉन टैक्सेबल है, लेकिन ऑर्डिनरी के केस में ये टैक्सेबल होगा। क्लियर। देन 8th है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। कोई भी इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है और अराइज भी वो इंडिया के बाहर ही हो रही है इन अर्लियर ईयर्स। इन अर्लियर ईयर्स की मीन्स बहुत पहले किसी साल में वो इंडिया के बाहर कोई इनकम रिसीव हुई है और वहीं पर अराइज भी हो रही है, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर में उस इनकम को इंडिया में लेकर आया गया, तो वो इंडिया में लेकर आया गया है, लेकिन पिछले साल की वो इनकम नहीं है, यानी प्रीवियस ईयर में ना ही तो वो अर्न हुई है, ना ही वो रिसीव हुई है, ना ही वो प्रीवियस ईयर में एक्रू और अराइज हुई है। ठीक है, मीन सिंपली कि ना ही वो प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है, ना ही प्रीवियस ईयर में अराइज हुई है, उसको प्रीवियस ईयर में लेकर आया गया है। अर्न और रिसीव वो बहुत पहले हुई थी, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसे इंडिया में लेकर आया गया है, तो वो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट तीनों के केस में क्या हो जाएगी? नॉन टैक्सेबल, क्योंकि इस इनकम का प्रीवियस ईयर की इनकम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और इसलिए ये वाली इनकम तीनों केसेस में नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजी बना दिया आपके लिए। इस फ्लो चार्ट को जब आप एक बार ही सारा समझ जाओगे ना, तो ये सारा आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट इनकम पे आते हैं। लास्ट 9th इनकम है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इनकम। अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर होल्डर्स को इंडियन कंपनी से, तो वो तीनों केसेस में एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉफिट में से शेयर दिया जा रहा है, तो ये भी तीनों केसेस में एग्जाम्प्ट होगा। ये एग्जाम्प्ट क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म इनकम अर्न करती है तो उस इनकम के ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर देती है, तो टैक्स पे करने के बाद जो बैलेंस रह जाता है वो उसमें से प्रॉफिट जो है वो शेयर करती है अपने मेंबर्स को। तो एक बार ही ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो टैक्स लगी हुई इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इस वजह से इस केस में भी तीनों केसेस में नॉन टैक्सेबल है, यानी कि एग्जाम्प्ट है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेम जैसे फर्म के केस में था कि एचयूएफ भी पहले टैक्स पे कर देता है और उसके बाद जो बैलेंस रह जाता है उसमें से वो अपने मेंबर्स को शेयर देता है प्रॉफिट का, तो टैक्स लगाकर ही वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो टैक्स लगी हुई इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए एचयूएफ के मेंबर्स को जो भी हिस्सा मिलता है उस प्रॉफिट में से उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, तो वो भी तीनों केसेस में क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट होगा। क्लियर। एंड लास्ट आता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये तो आपको सबको पता है कि कोई भी लैंड अगर इंडिया में सिचुएटेड है और अगर उस लैंड को आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो भी तीनों केसेस में एग्जाम्प्ट है। इंडिया की लैंड है, इंडिया में ही आप उस पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वहां से आई हुई जो भी इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्लियर। तो अगेन ये भी तीनों केसेस में क्या हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल या फिर एग्जाम्प्ट। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिकली स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि किस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ये डिटरमिन करते हैं कि उस असेसी की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट होगा तो आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वो फाइनली आज कंप्लीट होता है। ओके, अब इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पेपर में आता है वो हम डिस्कस करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 15 मार्क्स में हर बार आता ही आता है। केयूके का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो हमेशा आपको मिलेगा, सेकेंड क्वेश्चन दिस वन, और वो क्या है? हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ असेसी डिटर्मिन्ड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ रेजिडेंस ऑन टैक्स लायबिलिटी, और एक्सप्लेन हाउ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी इज डिटर्मिन्ड विद रेफरेंस ऑफ हिज रेजिडेंस। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें जो आपने लिखना है वो सारा का सारा यही लिखना है जो हमने क्लास 1 से लेकर आज वाली क्लास तक हमने डिस्कस किया है। सारा का सारा आपने इस वाले क्वेश्चन में 50 मार्क्स के आंसर में आपने सब कुछ लिख कर आना है, इंक्लूडिंग दिस फ्लो चार्ट एंड दिस टेबल ऑल्सो।
ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है और अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स आपने इसमें क्या लिखना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में यही आती है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप अपनी साइड से कुछ नहीं ऐड ऑन कर सकते, लेकिन 15 मार्क्स में क्या क्या आपने लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या पॉइंट्स उसमें आएंगे, ठीक है। सो इन द मीन टाइम मैंने इसका आंसर जो है वेबसाइट पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फाइन। So students, this is all about today's tutorial. This lecture is helpful for all of you. Then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. And also don't forget to hit the like button and share this tutorial and my channel with your friends and your classmates too, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला चैनल जो है वो हेल्पफुल रहे। So last में guys, thank you for watching. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.